हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद हम थॉर की दोबारा से ऑन गोइंग सीरीज को अपने चैनल पर कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। इस पूरी की पूरी सीरीज को मैंने अपने चैनल पर काफी टाइम पहले शेयर करना शुरू किया था और इसका जो आखिरी इशू था वो दरअसल बैनर ऑफ वॉर का था, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से इनक्रेडिबल हल्क और थॉर के बीच एक जबरदस्त किस्म की लेजेंडरी बैटल होती है, जो कि इस वाली सीरीज यानी कि थॉर और हल्क वाली सीरीज का क्रॉसओवर था। तो अब जैसा कि हमारे पास बैनर ऑफ वॉर का इवेंट तो खत्म हो चुका है और उसके बाद हमारे पास थॉर के 2 इश्यूज रिलीज हो चुके हैं और मैं इसका वेट कर रहा था ताकि हमारे पास और इश्यूज रिलीज हो, ताकि हम इस स्टोरी को जल्दी जल्दी इश्यूज को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज का जो हमारा इशू नंबर 27 होने वाला है, इसके जरिए एक नया स्टोरी आर्क शुरू होगा थॉर की स्टोरी के अंदर, जहां पे हम वैनम को क्रॉस ओवर करते हुए देखेंगे थॉर की स्टोरी के अंदर। अब वैनम के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि वैनम अभी रिसेंटली जो है कॉमिक्स के अंदर किंग इन ब्लैक के नाम से जाना जा रहा था, क्योंकि उसने नल द सिम्बियोट गॉड को मार के उसकी पूरी की पूरी जगह ले ली थी। लेकिन इस वक्त वैनम की भी अपनी एक कॉमिक बुक सीरीज चल रही है उस किंग इन ब्लैक वाली स्टोरी के बाद, जहां पे एडी ब्रॉक बेसिकली मर चुका है और वो एक तरह की गॉडली बीइंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी कि वो किसी भी सिम्बियोट को कंट्रोल करके उसका रूप ले सकता है, उसके जरिए बात कर सकता है, जिस तरह नल किया करता था। सो गाइस, आई होप कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, जहां पे हम इसी तरह मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस पे शेयर कर ही रहे होते हैं और बाकी की जो भी कंफ्यूजन है इस कॉमिक से रिलेटेड वो मैं स्टोरी के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज की इस कॉमिक बुक स्टोरी आर्क को स्टार्ट करते हैं। एक राजा अपने थ्रोन के ऊपर बैठ के अपनी गलतियों को काउंट करने की कोशिश कर रहा है। इन द फार ऑफ प्लेस ही वॉज करप्टेड। उसका एक खतरनाक किस्म का दुश्मन जो है उसने उसके ही रेज को बोरो कर लिया और वही खतरनाक चीज़ बन गया जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत किया करता था और शायद सारी ज़िंदगी ये चीज़ इसके सोल को इसी तरह से हॉर्न करती रहेगी। अब वो बैठ के सोच रहा है कि किस तरीके से उसने अपने पूरे के पूरे काबू को अपने ऊपर से खो दिया और वो ग्रेट ग्रीन ग्रिप के अंदर आ गया। अब वो इसी बात को सोच रहा है कि क्या वो सच में एक राजा बनने के लिए भी वर्दी रहा है या नहीं रहा है, और इसलिए वो यहाँ बैठ के अपने गुनाहों को काउंट कर रहा है। वो काउंट कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वो काउंट कर रहा है कॉस्ट एसगार्ड के ऊपर राज करने की, या फिर कम से कम वो सिर्फ अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और आवाज़ है जो कि उसके हैमर के अंदर से आ रही है, उसके फादर की आवाज़, उसके फादर का शेड जो कि इस ऊरो के अंदर अब लॉक हो चुका है। ना वो चैन से बैठ रहा है और ना ही थॉर को चैन से बैठने दे रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली जो कुछ भी अब तक हो चुका है बैनर ऑफ वॉर के अंदर, जिस तरीके से उसने एसगार्ड के ऊपर अपना काबू खो के चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, तो वो उसको सोच रहा है। और वहीं से उसका हैमर बोलता है यानी कि ओडिन कि तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो मेरे बच्चे। तो वहीं से थॉर बोलता है कि आपने ठीक कहा कि मैं सोच ही रहा हूँ और शायद अगर मैं साइलेंस के अंदर बैठ के ये काम करूँगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। बूरीज बोन, आखिरकार तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो? तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जिस तरह तुमने पहली बार अपने टेम्पर को खोया हो। मैंने तुम्हारी वॉरियर मैडनेस को पहले भी कहीं बार देखा है थॉर, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है अब? हाँ, आपने ठीक कहा फादर कि मैं इससे पहले भी अपने वॉरियर मैडनेस के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन ये मुझे बताइए कि इससे पहले कब आखिरी बार मैंने बायफ्रॉस्ट को तोड़ के चकनाचूर किया था? देखो बच्चे, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने की कोशिश कर रहे हो। वो सब तुमने नहीं किया, बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो गामा घुसा हुआ था उसकी वजह से तुमने वो सारी की सारी चीजें की हैं। एंड बिसाइड्स, बैनर के साथ ज्यादा रहोगे तो उसी का असर आएगा ना। आप फादर जो भी कहने की कोशिश करें, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो कुछ भी किया है वो मैंने अपने हाथों से करा है, चाहे उस वक्त मैं अपने होश में था या नहीं था। अब मुझे इन सारी की सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ का राजा हूँ। आई एम द ऑल फादर। और जैसा कि मिडगार्ड के लोग कहते हैं ना कि अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ चुकी है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी आता है थॉर से मिलने के लिए और वहीं से थॉर बोलता है कि लोकी, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लोकी बोलता है कि मेरी बातों का ज़रा माइंड मत करना, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ टिप्स देने के लिए आया हूँ ताकि तुम इस पिटी पार्टी को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सको। आई एम थिंकिंग कि जायंट थ्रोन यहाँ पे होना चाहिए, रेवेंस होना चाहिए और एक जिराफ पैटर्न हैमर। ये कुछ नया लग रहा है देखने में। तो ओडिन बोलते हैं कि जिराफ? इसने मुझे जिराफ पुकारा? तो थॉर बोलता है कि यहाँ पे एक जोकर को ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कोई भी थ्रोन रूम जो है वो बिना हंसाने वाले के तो अधूरा ही है और तुम चाहो तो उसकी जगह यहाँ पे आके ले सकते हो। तो ये बताओ आखिरकार कि योटनहाइम की सर्दी में से निकलने का तुमने आज कैसे फैसला करा भाई? अगर तुम यहाँ पे कोई अपने सस्ते से जोक मारने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न कर देता हूँ कि आज मैं इस तरह के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो लोकी बोलता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक है, एक नैनो ग्लोड, जिसके जरिए तुम सिर्फ छोटी सी स्माइल ही पास करोगे यार। लेकिन ऑनेस्टली अगर सच कहूँ तो मैं एसगार्ड पे सिर्फ इसीलिए आया था ताकि मैं इस बात को मेक श्योर कर सकूँ कि डोनाल्ड ब्लेक जो है वो बिल्कुल वहीं पे है जहाँ मैं उसको छोड़ कर गया था। और अगले पल हम यहाँ से डोनाल्ड ब्लेक के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि थॉर ने ये जिम्मेदारी लोकी को दी थी कि उसको डोनाल्ड ब्लेक को सजा देनी है और लोकी ने उसको एसगार्ड के कैटाकॉम्स के अंदर जंजीरों से बांध के एक बड़े से सरपेंट को उसके ऊपर छोड़ दिया है, जिसके दांतों से निकलने वाला जहर उसकी आंखों के अंदर गिर रहा था और यही उसकी इटरनल सजा थी, जिसके बारे में थॉर को कुछ नहीं बताया गया है। तो थॉर बोलता है कि हाँ, तुमने आखिरकार उसको छोड़ा कहाँ है?
जैसा कि मैंने तुम्हें ये ड्यूटी दी थी कि तुम्हें जो है ब्लेक के सारे किए धरे की उसको पनिशमेंट्स देनी है, लेकिन ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है कि आखिरकार तुमने उसको किस तरह की पनिशमेंट दी है। देखो थॉर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे ये सवाल मत करना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं इसके जवाब में झूठ ही बोलूंगा। एंड आफ्टर ऑल मैंने अब झूठ बोलने वाला काम छोड़ दिया है, तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ब्लेक अपनी उन चॉइसेस की सजा को भुगत रहा है जो कि उसने चूज करी थी। ये एक पुराना प्राइज है, एक ब्लड प्राइज जिसके अंदर जस्टिस मौजूद है। अगर तुम्हें सुन के तसल्ली होती है तो वहीं से थॉर बोलता है कि लोकी तुम्हारी बातों से, लेकिन वहीं से ओडिन बोलते हैं कि बस कर दो बच्चे, अगर स्टोरी टेलर को अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखना है तो उसको रखने दो, हमें उसके ऊपर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पे जो एसगार्ड के लोग हैं उनको ऊपर तुम्हारा सारा फोकस होना चाहिए। प्रायोरिटीज बॉय, प्रायोरिटीज। आपने ठीक कहा फादर के प्रायोरिटीज। द बायफ्रॉस्ट जो है वो टूट चुका है लोकी। हाँ मैंने सुना, लेकिन मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हारा हैमर म्योनियर तो अभी भी इस तरह के मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल को कर ही सकता है ना। लेकिन रही बात एसगार्डियंस की, तो वो शायद अब यहाँ पे कैद होकर रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब एसगार्डियंस परेशान होंगे कि उन्होंने आखिरकार तुम्हें ऑल फादर बनाया ही क्यों। क्या मैंने ठीक कहा? लेकिन वहीं से थॉर बोलता है कि रेनबो ब्रिज जो है उसको बनाया गया था मिथ और मैजिक के जरिए ब्रदर, और तुम इन दोनों के अंदर ही एक्सपर्ट हो। तो क्या योटनहाइम एक बार दोबारा से एसगार्ड की मदद करेगा इस पूरे के पूरे ब्रिज को फिक्स करने में? और तुम चाहो तो ब्रिज की कलर्स अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। तो वहीं से लोकी बोलता है कि तुम्हें बायफ्रॉस्ट की जरूरत है और मैं एक बायफ्रॉस्ट जायंट हूँ, लगता है कि यही तो किस्मत है। तो आखिरकार मैं इसके बारे में ना कह भी कैसे सकता हूँ। लेकिन यहीं से हम कुछ घंटे बाद शिफ्ट होते हैं वर्ल्ड ट्री के पास, जहाँ पे ये पूरा का पूरा फसाद हुआ था, जहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है थॉर ने शैटर किया था। और लोकी बोलता है कि शायद मैंने तुम्हें हाँ बोल के कुछ बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जितना ज़्यादा आसान मुझे लग रहा था ये उतना है नहीं। तो वहीं से सिर्फ बोलती कि मैं इस बात से अग्री करती हूँ, मेरे ख्याल से थॉर तुम्हें किसी प्रोफेशनल से मदद मांगनी चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज इस जॉब को बहुत जल्दी आसानी और तेज़ी से ख़त्म कर सकते हैं, ना कि हमारे लोकी के मुकाबले। तो लोकी बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त जो है वो मर चुके हैं लेडी सिफ। तो लेडी सिफ बोलती क्या ये भी कोई झूठ नहीं है? लेकिन वहीं से लोकी पूरे के पूरे ब्रिज को एनालाइज करता और कहता है कि तुमने ठीक कहा, फॉर द इन्फॉर्मेशन ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मैजिकल प्रॉब्लम है। और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये ब्रिज यानी कि बायफ्रॉस्ट टूट चुका है, लेकिन इसका एसेंस, इसका मैजिक अभी भी इस हवा के अंदर मौजूद है, जो कि इस पूरे के पूरे एसगार्ड को उससे जोड़ रखा है। हाँ यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्रिज तो टूट चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका सारा का सारा कनेक्शन टूट चुका है। बस हमें इस पूरे के पूरे कनेक्शन को किसी तरीके से दोबारा बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके अंदर महीने या फिर हज़ारों साल भी लग सकते हैं। तो थॉर बोलता है तो इसका क्या मतलब है कि जब तक एसगार्ड सारी की बाकी रेम से कट ऑफ करके रहेगा और हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस हैं? तो लोकी बोलता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, इसके अंदर कोई ना कोई ट्रिक है और ट्रिक करने के अंदर ही तो मैं एक्सपर्ट हूँ। एसगार्ड को जो है मेरे ख्याल से बायफ्रॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से इसलिए सोचते थे क्योंकि तब तक हमारे पास सिर्फ बायफ्रॉस्ट ही था, लेकिन अब हम जानते हैं कि बायफ्रॉस्ट के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है तुम्हारे मिडगार्ड के दोस्तों की टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक ला सकते हैं। तो ओडिन बोलते हैं इसने ठीक कहा, मिडगार्ड की टेक्नोलॉजी को मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ, लेकिन क्या एक हथौड़ा गन की तरह फायर कर सकता है? तो वहीं से थॉर बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें मिडगार्ड की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए। आई मीन कि मशीन्स ऑफ मिडगार्ड जो है उनकी अपनी ही एक जगह है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अपना चाहता हूँ जो एसगार्ड का हो। तो वहीं से लोकी बोलता है अच्छा मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, तो मतलब तुम यहाँ पे एक ऑनेस्ट मैजिक चाहते हो, ना कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। चलो मैं एक छोटा सा पोर्टल खोलने की कोशिश करता हूँ लिम्बो डायमेंशन के अंदर, ताकि पता कर सकें कि ये पूरा की पूरी चीज़ कितने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब रही बात, तो मैं कोई इलियाना रस्पुटिन नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो कोई भी मेरे पास नॉलेज है उसके ज़रिए मैं एक पोर्टल तो खोल ही सकता हूँ लिम्बो के अंदर। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे वो एक पोर्टल खोलता है तो उसके अंदर से एक अजीब और गरीब बीइंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर यहाँ से बाहर निकलती है। और वहीं से थॉर बोलता है कि लोकी तुमने आखिरकार ये क्या किया है? भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक पोर्टल को खोला डेड सॉल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद हमें हाई हेलो करने के लिए आया है। लेकिन अगले पल वो चीज़ जो कोई भी है वो आके लोकी को ज़बरदस्त तरीके से हिट करती है। और वहीं से लेडी सिर्फ बोलती है क्या आखिरकार ये चीज़ क्या है और उसके ऊपर ये एक और लगा हुआ है? तो थॉर बोलता है कि ये कोई आम एक और नहीं है, आई फियर। मुझे इस तरह के खतरनाक र्यूमर सुनने में मिले थे कि कोई डार्क डीड जो हैं वो फार ऑफ रेल्म्स के अंदर चल रही हैं, जो कि कार्नेज की गई हैं। अगर ये सारी की सारी कहानियाँ सच हैं तो ये समझ लो कि ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और इस वक्त हम एक बहुत ही खतरनाक चीज़ से मुकाबला करने वाले हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़, ये क्रिएचर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पहले कहीं देख चुका हूँ। अगर मैं इसका सिर्फ चेहरा देख सकूँ तो शायद मैं पहचान लूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो चीज़ जो है वो एक तरह की सिम्बियोट के अंदर कवर्ड है, और जब अपने मुंह के ऊपर से सिम्बियोट को हटाता है तो थॉर फौरन से पहचान जाता है और कहता है कि मैं ठीक था, ये डार्क ऑथ द डेथ डीमन है। तो सिर्फ बोलती क्या तुम इसको जानते हो?
तो थॉर बोलता है कि इसका असली नाम जो है वो डेस्मोंड पिट है और ये काफ़ी लंबी और पुरानी कहानी है जब मेफिस्टो ने उसको अपने काबू में करके मुझसे लड़ने के लिए भेज दिया था। ये एक तरह का डीमन है और ये लगता है कि पहली बार नहीं हो रहा कि उसको किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इसको विक्टर वॉन डूम ने भी मैनिपुलेट करा है पास्ट के अंदर। पिट को जो है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था और उसकी हड्डियों को जो है कोट कर दिया था एक डेमोनिक एलिमेंट से जिसका नाम प्रोमीथियम है। डूम की सारी ट्रीटमेंट की वजह से ही वो इस तरह का खतरनाक क्रिएचर बन गया जो कि इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है और तब से इसने अपना नाम डेथ डीमन रख लिया था, जो कि अंदर और बाहर और ताकत दोनों में बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली डेस्मंड जो है यहाँ पे अपनी जबरदस्त तरीके का एक ब्लास्ट मारता है थॉर के ऊपर और ये ब्लास्ट कोई हल्का ब्लास्ट नहीं बल्कि इतना खतरनाक होता है कि थॉर, लेडी से वो लोकी काफी ज्यादा दूर उड़ के जाते हैं। और थॉर बोलता है कि ओडिन्स ब्लड, इसका डीमन ब्लास्ट तो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो लोकी बोलता है कि क्या मतलब, क्या इससे तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है या तुम्हें सेकंड डिग्री बर्न्स हो गए हैं? तो वहीं से थॉर बोलता है कि मैं इससे खतरनाक चीज़ों से हील कर चुका हूँ, मुझे यहाँ अपनी परवाह नहीं बल्कि परवाह एसगार्ड की है। अगर ये चीज़ यहाँ एसगार्ड के अंदर घूमती रही तो बहुत ज़्यादा लोग जान से मारे जा सकते हैं। तो लोकी बोलता है कि तुम क्यों ना उससे बात करके देखो उसके नाम के जरिए, डेस्मंड द डेड डीमन, क्या ये काम नहीं करेगा? तो थॉर बोलता है कि अगर वो सच में डेस्मंड पेटी होता तो शायद मुझसे बात करता, लेकिन मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई चीज़ घुस गई है। मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है अपने काबू के अंदर नहीं है। तो वहीं से सिर्फ बोलती है कि थॉर जरा वहाँ की तरफ देखो, वो सारी की सारी पडल जो उसके अंदर से निकली है वो हिल रही है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो जो रेड रेड ब्लड जैसी चीज़ होती है वो अचानक किसी और चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर इस चीज़ की शेप ले रही होती है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमारा वेनम यानी कि एडी ब्रॉक आता है और कहता है हे। मैं अपने माइंड को यहाँ से वहाँ घुमा रहा था और तब मैंने अचानक नोटिस करा कि क्लिंटार का कुछ हिस्सा यहाँ पे 10th रेल्म के अंदर मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक रेयर बात है क्योंकि एसगार्ड के अंदर सिम्बियोट काफ़ी कम ही नजर आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके पता करूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इट्स एडी बाय द वे, एडी ब्रॉक द किंग इन ब्लैक, और तुम ऑल फादर थॉर हो ना, क्या मैंने ठीक कहा? तो थॉर बोलता है तुम तो ऐसे बन रहे हो जैसे हम काफ़ी सालों के बाद मिल रहे हो। तो वहीं से वैनम बताता है कि सॉरी मैन, मैं जानता हूँ कि हम पहले मिल चुके हैं लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे पहले की बात है। मैं कुछ अजीब गरीब और क्रेजी चीज़ों के अंदर फंसा हुआ था जहाँ पे तुम्हें समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं कि बेसिकली वैनम यहाँ पे आ गया और उसकी बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि वैनम का जो पूरा का पूरा स्टोरी आर्क चल रहा है उसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रेजी लेवल के ऊपर चल रही हैं, जहाँ पे वैनम जो है वो टाइम ट्रैवल वगैरह कर रहा है और इस वजह से उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है। लेकिन इसी तरह हम डेस्मंड की तरफ अगर देखें तो वो यहाँ से बेसिकली उछलता हुआ पूरे के पूरे एसगार्ड की तरफ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वॉरियर 3 वगैरह मौजूद होते हैं और उसको यही कहते हैं कि तुम जो कुछ भी हो अपना काम बताओ वरना तुम्हें हम यहाँ पे बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेंगे। लेकिन अगले पल डेस्मंड यहाँ पे आके उनके ऊपर अटैक कर सके तभी वहाँ पे थॉर आके अपने हैमर से हिट करता है और कहता है कि डेस्मंड आई बेग यू कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा थोड़ा भी हिस्सा मौजूद है तो मेरी बातों को जरा सुन लो। तो वहीं से वैनम बताता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है थॉर, डेस्मंड का सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक न्यू बॉर्न सिम्बियोट जो है उसने उसको अपना होस्ट चूज कर लिया है जो कि बेडलम का बेटा है। तो थॉर बोलता है कि बेडलम, यार शॉर्ट करके बताऊंगा कि वो भी एक किंग इन ब्लैक है किसी और टाइम के अंदर और वो डार्कहोड से काफ़ी लंबे अरसे पहले लड़ा था। और जहाँ तक मुझे याद है कि उस पूरी की पूरी फाइट के अंदर डार्कहोड की मौत हो गई थी, लेकिन आई गेस कि शायद वो किसी तरीके से बच ही गया होगा। तो वहीं से लोकी आता और कहता है अगर वो किंग इन ब्लैक है तो उसका क्या मतलब, तुम अब प्रिंस इन ब्लैक बन चुके हो? तो वहीं से एडी बोलता है कि देखो भाई कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम मेरे पास मेरी सारी पावर्स तो मौजूद है सिम्बियोट को कंट्रोल करने वाली, तो इसका मतलब कि मैं अभी भी किंग इन ब्लैक ही हूँ। लेकिन मैं उसके सिम्बियोट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बीच में कोई ऐसी चीज़ है, शायद ये उसकी प्रोमीथियम बोन्स हैं जो कि मेरे इस पूरे के पूरे कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं होने दे रही हैं। लेकिन इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करेंगी जैसे हम चाहते हैं तो मैं चीज़ों को पुराने तरीके से करूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि एडी यहाँ पे उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ जाता उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो वहीं से थॉर बोलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि ब्रोक हमसे शेयर नहीं कर रहा है। तो वहीं से लोकी बोलता है कि ओह नो, प्राइवेसी यही तो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है कि हम कभी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। आई गेस कि अगर वो एक बार एसगार्ड को बचा लेगा तो हमें वो सब कुछ खुल के ज़रूर बताएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला हो रहा होता है जहाँ पे ब्रोक उसको संभालने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो डार्कहोड होता है वो अपना हाथ एडी के सर पे रखता है और अचानक वो जलना शुरू हो जाता है और वहीं से थॉर अपने हैमर को चमका के वहाँ एक ज़ोरदार बिजली गिराता है ताकि उन दोनों को अलग किया जाए। तो वहीं से एडी बोलता है कि थैंक्स कि तुम बीच में आ गए थॉर, बेडलम का चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा टफ है जितना मैंने सोचा नहीं था। लगता है कि उसने डार्कहोड की पूरी प्रोमीथियम बोन्स के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है जो कि एक बैटल है हेल के अंदर बना हुआ जो कि लिम्बो डायमेंशन की डेप्थ्स के अंदर पाया जाता है। और ऐसा लगता है कि यह बैटल शायद मुझे हर्ट कर सकता है। राइट नाउ वो अपनी सारी की सारी पावर्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो अभी भी सब चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है। वो जो है इस प्रोमीथियम बोन को जो है अपनी पूरी की पूरी सिम्बियोट की पावर से साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको एक नए वेपन के अंदर फॉर्म कर सके। और आखिरकार ऐसा कौन सा वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसकी वो फॉर्म यहाँ पे लेगा।
और अगले पर हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो बेडलम का चाइल्ड यानी सिम्बियोट है वो डार्कहोथ के पूरे की पूरे प्रोमीथियम बोन्स को जो है मैनिपुलेट कर रहा है उसके अंदर से, और वो अगले पल कुछ चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं से थॉर की तरफ देखता है और कहता है कि बूरीज बोन, ये नहीं हो सकता। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं कि तुमने ठीक कहा बच्चे, लगता है कि अब तुम्हारी शामत आने वाली है, क्योंकि आई फियर कि वो जो है वो एक लाल वाला है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली डेस्मंड यहाँ पे किसी और वेपन को क्रिएट नहीं करता है, बल्कि वो थॉर के हैमर म्योनियर की ही कॉपी बनाता है, जो कि सिम्बियोट और प्रोमीथियम बोन्स की मदद से उसने बनाई है, प्रोमीथियम मेटल की मदद से, जो कि हेल के अंदर पाए जाने वाला एक मेटल है और उसकी बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। टू बी कंटिन्यूड।